हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी और ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। वसतुल्लाह ख़ान हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। आज जो हमारी टॉप स्टोरी है वो है नाजिम जोकियो कत्ल केस, जिसको अब 2 हफ्ते हो गए हैं। नाजिम जोकियो को कत्ल किया गया था कराची के इलाके मलीर के एक फार्म हाउस जो कि जाम अब्दुल करीम पीपल्स पार्टी के एमएन हैं और उनके छोटे भाई जाम अवैस जो एमपीए हैं उनकी मिल्कियत था। उसके बाद जब इस पे शोर मचा तो केस दर्ज हुआ तो जाम अवैस को बहरहाल गिरफ़्तारी देनी पड़ गई। उनका नाम जो है अभी तक वो रिमांड पे हैं। आज उनका जो है वो जेल रिमांड हो गया है। और साथ ही साथ आज जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हुई है वो ये हुई है कि अफजल जोकियो जो कि भाई हैं नाजिम जोकियो के और इस सारे मुकदमे के मुद्दई भी हैं, उन्होंने 164 का एक बयान दिया है जो कि जज के सामने दिया जाता है और जज साहब पूछते हैं कि आप बग़ैर किसी दबाव के बयान दे रहे हैं। तो उस बयान में उन्होंने ये कहा है कि उनको जाम अब्दुल करीम ने बुलाया अपने घर और ये कहा कि वो इस कत्ल में मुलव्विस नहीं हैं और ये कत्ल जो है वो गार्ड्स ने किया है या जो उनके भाई हैं छोटे जाम अवैस उनकी मौजूदगी में हुआ है। वो तो सो रहे थे और उन्हें नहीं पता कि क्या हुआ, पता नहीं जाम हाउस कितना बड़ा था बहरहाल। तो ये जब सारा कुछ हुआ तो दफ़ा 164 के बयान में वकला की जानिब से कहा जा रहा है कि अफजल जोकियो, क्योंकि जब ये बयान होता है तो शायद एक वकील साथ होता है या वो अकेले ही होते हैं। जब जज साहब पूछते हैं कि आप किसी दबाव में तो ये फ़ैसला नहीं दे रहे, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे ये कहा गया कि जाम अब्दुल करीम ने कहा कि मैं इस कत्ल में मुलव्विस नहीं हूँ। अब जाम अब्दुल करीम जोकियो जो है वो इस जोकियो बरादरी के सरदार हैं, जिस जोकियो बरादरी से मकतूल नाजिम जोकियो का भी ताल्लुक़ था और अफजल जोकियो का भी ताल्लुक़ है। तो अफजल जोकियो ने अपेरेंटली ये कहा है कि उनके कत्ल में जाम अब्दुल करीम मुलव्विस नहीं हैं तो उनका नाम निकाल दिया जाए। अब इस बारे में जो रिएक्शन है उनके लॉयर का भी और नाजिम जोकियो की बेवा का भी, दोनों ने उसको मुस्तरद किया और कहा है कि ये नहीं। तो बारी बारी सुन लेते हैं। पहले जो लॉयर हैं अफजल जोकियो के मोहम्मद अली शेख, उनका बयान सुनिए। अरे कोर्ट में आया पर हिकिड़ी अहम ख़बर शेयर कंदुसि। मुद्दई मुक़दमा 164 जे बयान में जाम अब्दुल करीम जो नालो कढी छॾियो। उनजो मां पोइ अधु मां निकिरी आयुसि। कोर्ट हले थी पई, 164 जो बयान रिकॉर्ड कराए पियो अदालत में। बहरहाल ॾुख थियो आहे। सॼी क़ौम हिकु तरफ़ कॾहिं कहिड़ा बयान था ॾियनि, कॾहिं कहिड़ा बयान था ॾियनि। बहरहाल तमाम बड़ी खबर है। वकील साहब को समझना आसान है, लेकिन फिर भी ये खुलासा इनका ये है कि कहने के बहुत दुख हुआ इन्हें कि जाम करीम का नाम बयान में से निकाल दिया है और केस से निकाल दिया है। और जब ये सुन रहे थे तो इतना दुख हुआ कि ये समाज से ही उठकर आ गए और फिर ये वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके। अच्छा, ये थे लॉयर और जो उनकी बेवा हैं नाजिम जोकियो की, जिन्होंने पहले दिन ही कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इंसाफ का दामन जो है वो नहीं छोड़ेंगी, इस केस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगी, लड़ेंगी। उनकी भी एक वीडियो आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो कभी भी जो है जाम अब्दुल करीम को या जाम फैमिली को माफ़ नहीं करेंगी। उनकी बात सुन लीजिए, फिर खुलासा बयान करते हैं। मूं कोन माफ़ कयो आहे। अफजल मथां प्रेशर विधो आहे, उनखे जिजायो आहे, डपु विधो आहे ऐं उहो शायदि ख़ौफ़ में अची वियो आहे। ऐं आउं इहो थी बयानु ॾियणु चाहियां, हिते अफज़ल आयो ख़ुदि नाज़िम खे वठणु की सालार जाम अब्दुल करीम जा माण्हू बीठा आहिनि ॿाहिरि, नाज़िम हल तोखे घुरायो आहे। जाम अब्दुल करीम ई उनखे मारायो हथ सां न। ऐं जाम अब्दुल करीम अॼु कीअं तो अफज़ल खे क़तल करा, अफज़ल खे कमरे में बंदि करे ऐं अफज़ल खे बयान तो ॾियाराए तूं जेको आहे न मूंखे मुंहिंजो लिखी ॾे त आऊं कोन ई आहियां। ऐं अफज़ल ख़ुदि मूंसां इहे ॻाल्हियूं कयूं न, पाण ख़ुदि गवाही आहे। भले जाम अब्दुल करीम मूंखे गोलियूं हणणु चाहे थो न त मीडिया सॼी असां सां गॾु, सॼो पाकिस्तान असां सां सभु गॾु। ऐं अफज़ल जी माउ ऐं असीं ॿई इंशाल्लाह सॼो ॻोठ सॼो पाड़ो असां सां गॾु। ऐं अफज़ल ज़ाहिर जिडी वियो आहे, ख़ौफ़ में अची वियो आहे। ऐं ईअं थी चवणु चाहियां मीडिया वारनि सां, सभिनी सां लाइव थी ॻाल्हाइणु चाहियां
त मुंहिंजे घर वारे खे इंसाफ़ खपे। ऐं इंशाअल्लाह ताला पोयां न हटंदसि। ऐं अफ़ज़ल जेको कयो आहे सो इहो सुठो कोन कई आहे, उन्हनि जे दबाव में अची वियो आहे, जिढी वियो आहे, उनखे जिढारियो आहे उन्हनि जे गाॾे। इहा सुठी ॻाल्हि न आहे थी, मूंखे इहो ॾाढो ॾुखु आहे। हितां वठी बि वियोसि ऐं हितां चऊं अब्दुल जाम करीम चयो न न तूं वञु, बसि मुंहिंजो ई बचो आहे। त वकील त कसम खयों असांजे वकील त असीं अॼु तव्हां सां गॾु आहियूं, असीं तुंहिंजा हर ॻाल्हि में साथ ॾींदासीं, असांखे भले मौत अची वञे। पोइ अदा वकील तो ईअं छो कयो मूंसां, मुंहिंजी न्याणी सां ईअं छो कयो? उन्हनि जे चवण ते थी न, मूंखे तो त चयो इंसाफ़ ॾियारींदोसि न, तोसां गॾु आहियां हर ॻाल्हि में। पोइ सुठो त न कयो। ऐं अफ़ज़ल खे ब्लैकमेल कयूं आहे, प्रेशर विधोमांसि। मूंखे वधीक ख़बर न आहे त छा थियो आहे। मां पाण हाणे तव्हांजे वाता ॿुधां थी पई, हुई मुंहिंजी पाण तबियत सही न थी रहे न हिन जे करे। जी, ये थी नाज़िम जोखियों की बेवा जो कह रही हैं कि उन्होंने जाम अब्दुल करीम को माफ़ नहीं किया है और साथ ही ये भी इल्ज़ाम लगा रही हैं कि अफ़ज़ल जोखियों के ऊपर प्रेशर डाला गया है ताकि और वो जो है जोखियों ही उनको वहाँ से लेकर ये तो मुकदमे हैं, तो क्योंकि वो एक न सिर्फ एक बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं बल्कि एक ही जो पार्टी है पीपल्स पार्टी, अफ़ज़ल जोखियों जो है उसके काउंसलर भी रहे हुए हैं। तो ज़ाहिर है एक ताल्लुक़ था। उन्होंने कहा कि शायद अफ़ज़ल जोखियों जो है वो डर गया है और उन्होंने कहा कि मैं कम अज़ कम पीछे नहीं हटूंगी। इससे बढ़ के जो वालदा हैं नाज़िम जोखियों मरहूम की, उन्होंने ये कहा है कि वो अफ़ज़ल जोखियों को घर में नहीं घुसने देंगी। उसने ऐसा बयान क्यों दिया है? जाहिर है ये दो ख़वातीन एक साइड पर हैं। मैं थोड़ा सा इमेजिन कर सकता हूँ क्योंकि बदकिस्मती से इस तरह की मिलती जुलती कार्रवाइयाँ देखी हैं अपनी आंखों से। होता क्या है कि अफ़ज़ल जोखियों को बुलाया गया, जाम करीम साहब वहाँ बैठे होंगे, काउच वाउच लगे होते हैं और भी वहाँ के जो बड़े होते हैं जानने वाले वो सब बैठे होते हैं, उनके सामने इनको उसको पेश किया जाता है और लाइन ये दी जाती है कि देखें ये तो औरतें हैं, ख़वातीन हैं, ये तो जज्बाती है, इनको जाएगा, तुम समझदार हो। बिल्कुल ठीक है, ये एक वर्जन है, इस तरह भी हो सकता है। उसके साथ दबे अल्फाजों में या डायरेक्टली भी थोड़ा सा बोला जाता है कि देखो रहना तो तुमने भी इधर है, रहना तो हमने भी इधर है, हम कहाँ जा रहे हैं, हम नहीं होंगे तो हमारे पीछे कोई और होगा। ठीक है, और किसी और ने कहा कि यार तुमने अपने वडेरे के ऊपर इल्जाम लगाया, ये तुम कैसे कर सकते हो। तो इस तरह की मतलब कुछ प्रेशर, कुछ इंड्यूसमेंट, सरदार का भी प्रेशर है। आपको फिर वो जैसे वो सद कहते थे कि पुलिस का भी एक प्रेशर होता है कि छोड़ो यार, मतलब क्या होगा, इतना लंबा केस क्या चलाओगे, हमारी भी मुसीबत। मैं एक दो पॉइंट्स ऐड करना चाह रहा हूँ जी। पहली बात तो ये है कि जो इस तरह के मुकदमे होते हैं जिसमें एक फरीक जो है वो 100 के हिंसे पे हो, इतना ताकतवर हो, और दूसरा फरीक 0 या 1 के हिंसे पे हो और सबको साफ नज़र आ रहा हो कि अंजाम क्या होगा, तो क्या रियासत इस हालत को देखते हुए फरीक बन सकती है मुकदमे में या नहीं? एक सवाल तो ये है ताकि इंसाफ हो सके। दूसरी बात तो ये है कि ये काम ना अफ़ज़ल का है ना जाम अब्दुल करीम का है कि वो आपस में बैठ के फ़ैसला करें। जब एक चीज़ हो गई कि एक बंदा कत्ल हो गया और किसकी रिहाइशगाह में कत्ल हुआ, तो अब JIT भी बन गई है। ये उसका काम है कि वो खोज लगाए कि किसने इस ड्रामे में, इस खूनी ड्रामे में क्या किरदार अदा किया। उससे पहले बाला ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये केस को मज़ीद उलझा रही हैं। ये बात दुरुस्त है अपनी जगह कि जो कुछ सीनियर वकील हैं वो कहते हैं कि मौसर केसेस वही होते हैं जिसमें पिन पॉइंट हो और कम से कम मुलजिम हो, जिनके ऊपर वाकई जो है ठोस किस्म का शुबा हो, ताकि मुकदमा मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में आसानी रहे। जितने ज़्यादा नाम होंगे उतना मुकदमा कमज़ोर होता चला जाएगा, मुलजिम बरी होते चले जाएंगे। लेकिन इसमें ये जो है कि जो उसने बयान रिकॉर्ड कराया है और मुबश्शिर की ज़बानी मैंने सुना है जी, उसमें ये है कि जो हक़ायक़ हैं वो तो ये हैं कि बुलाया तो सरदार ने था, जाम अवैस उसके छोटे भाई ने तो नहीं बुलाया था, और वो बुलाया तो जाम अब्दुल करीम ने था। और अफ़ज़ल जोखियों ने ये भी कहा था कि मैं आपके बाप समझ के आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, तो जाहिर है ठीक है। तो वो सरदार
वो सरदार ने बुलाया, सरदार की कॉल पे गया। अब जब वो ये अफजल अपने बयान में ये कह रहा है कि बकौल जाम अब्दुल करीम वो इस कत्ल में इसलिए मुलविस नहीं थे कि वो कहीं सो रहे थे। अब सवाल ये कि जब आपने बुलाया मकतूल को तो फिर आप कब सो गए? इसलिए कि झगड़ा तो कंटिन्यू था आपके हवेली पे। और दूसरी बात यह है कि आप कैसे सो गए और आपने जाम अवैस का नाम कैसे ले दिया, जबकि सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद होती है कि आपने बुलाया था। तो इसमें इतने लूप होल्स नहीं हैं, इसमें बड़े बड़े शगाफ हैं इस मुकदमे में, और ये शगाफ अगर रियासत फरीक नहीं बनती तो ये और चौड़े होते चले जाएंगे। आज जाम अब्दुल करीम साहब जो हैं उन्होंने बयान दिलवा दिया, कल अवैस की तरफ से भी कोई ना कोई आ जाएगा, और फिर जब ये दोनों औरतें तन्हा रह जाएंगी, जस्ट इमेजिन कि वो जिस सोसाइटी में और जिस माहौल में रह रही हैं, कब तक, कितने दिन तक वो सस्टेन कर पाएंगी? बरादरी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, और सरदारों का प्रेशर, पुलिस का प्रेशर, और आसपास का प्रेशर होना यही है। बदकिस्मती के साथ जब पिछली दफ़ा हमने बात इसी मौजू पर, और उस दिन अब्दुल जोक्यो आपको याद है हमने ज्वाइन भी करना था, फिर वो नहीं ज्वाइन कर रहे थे, यही अंदेशा किया था कि अनकरीब होना क्या है कि कोई हफ्ते 2 हफ्ते के बाद एक वीडियो आएगी नाजिम जोक्यो की वालदा की, एक उनकी बेवा की, हाँ शायद वो किसी प्रेस क्लब के सामने बैठ जाएं, हो सकता है भूख हड़ताल करें, लेकिन धीरे धीरे कैमरे भी हट जाएंगे, तवज्जो भी हट जाएगी और केस ख़त्म। मुझसे साहब, जब रियासत की आप बात कर रहे हैं, यहाँ तो हुकूमत है ना, तो हुकूमत तो उनके ही MNA हैं, उनके ही MP हैं, तो रियासत तो आपको वो सब पता ठीक है, लेकिन मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि क्या ऐसे क्या लीगली हो सकता है या नहीं हो सकता? ऐसी मिसालें हैं सर, हो कि सकता है, रियासत जो है वो एक है, फरीक के साथ कहे कि हमें भी शामिल करो। सर देखिए, वो तो फिर कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस पे होगा, क्योंकि आपको शाहरुख जतोई वाला केस याद है, वो भी ऑलमोस्ट मुफाहमत हो गई थी, मगर चीफ जस्टिस उस वक्त के इफ्तिखार चौधरी ने फिर सुओ मोटो लिया और फिर मजबूर किया रियासत को भी कि वो परसू करे और ये जो मुफाहमत नामी ढोंग है इसको ख़त्म करे। इस केस में मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ होने वाला है, और जैसे ज़रार ने मेरा ख्याल में मुश्किल है, लेकिन देखिए अब इसके साथ साथ हमें ये भी डिबेट करनी होगी, और हमारे पास इस वक्त इसका वक्त नहीं है, कि इस जिस तरह शरई असूल गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकतवर कातिलों को ब्लैंक चेक, गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड, वो जो मोनोपोली में नहीं होता था, वो देने के लिए ये कितना जायज़ है। लेकिन ये बदकिस्मती के साथ इस वक्त हम डिबेट नहीं कर सकते। मुझे लग रहा है कि अफसोस के साथ अनकरीब हमें ये डिबेट करना होगी। वक़्फ़ा लेते हैं जी। वेलकम बैक। और आप हम लोग जो बड़े शहरों में बैठे हुए हैं, चाहे कराची हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, गवादर की खूबसूरत तस्वीर देख देख कर हमें लगता है कि पता नहीं क्या जन्नत नज़ीर जगह है, और वाकई बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ क्रिकेट ग्राउंड भी बन रहे हैं, बंदरगाह है, स्टेट ऑफ द आर्ट, मगर इसके पीछे जो गवादर की आबादी है, जो मकामी लोग हैं जिनकी तादाद तकरीबन 1,40,000 है, वो कम अज़ कम 5 वर्षों से या शायद हमेशा से एहतजाज कर रहे हैं कि भाई इतनी डेवलपमेंट अगर हो रही है तो हमारा जो पानी का मसला है, वहाँ पानी का बहुत बड़ा मसला है। वहाँ बिजली जो है वो ईरान से आती है और वो भी रात को उनके पास नहीं होती। उसके अलावा जो उनके जो माहीगीर हैं उनको भी रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, मगर जाहिर है हमारा कौमी मीडिया जो है वो नहीं दिखा। नहीं, हम बहुत बड़े क्रिकेट ग्राउंड हैं, हाँ क्रिकेट ग्राउंड, फनकार जाते हैं, सारा कुछ वो होता है, एग्जैक्टली, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज, बिल्कुल ये सब कुछ होना चाहिए। लेकिन ये है कि पानी का मंसूबा ये कहा जा रहा था कि वहाँ जो है एक फिल्ट्रेशन प्लांट लगेगा, डिसैलिनेशन प्लांट लगेगा, चाइनीज़ ने पैसे भी दे दिए हैं, हो जाएगा, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है और मुसलसल एहतजाज जारी है। सितंबर में एक बड़ा एहतजाज हुआ और आज वहाँ पर जो हक तो तहरीक, एक
खुदरो किस्म की तहरीक है जिसकी जो सरबराही है वो मौलाना हिदायतुर रहमान कर रहे हैं। ताल्लुक़ उनका जमात इस्लामी से है, लेकिन यहाँ पर जो ये तहरीक है वो एक, जैसे मैंने कहा, खुदरो तहरीक है, वो मकामी अफराद की तहरीक है। और उन्होंने आज कफन पोश जुलूस निकाला और कहा कि हमें सहूलतें दें और हमारी तरफ भी देखें। हमारे साथ कोयटा से मौजूद हैं गालिब निहाद, हमारे नुमाइंदे। गालिब, क्या चल रहा है गवादर में? जो सहूलतें हैं, हुकूमत हर दफ़ा आपकी जो है सूबाई वो वादे करके आ जाती है मगर होता कुछ नहीं है। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक मसला है गवादर का, तो ये पानी का जो मसला है ये आज का नहीं जी। ये एक दहाई से ज़्यादा का वक्त हो गया है कि पानी का मसला है और शहरी वक्तन फ़वक्तन अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा चुके हैं। आज भी एहतजाज हुआ और ये हक दो तहरीक गुज़िश्ता 4 रोज़ से जारी है और 4 रोज़ से शहरियों की एक बड़ी तादाद सड़कों पर निकलती है, शोर शराबा करती है, अपने हकूक़ मांगती है, लेकिन वही मामला है कि उन्हें उनके हकूक़ फराहम नहीं किए जाते। बात की जाए अगर गवादर की, तो गवादर एक समंदरी इलाका है जहाँ पर ज़मीन के अंदर जो पानी है वो खारा है और उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो पानी को स्टोर करने के लिए और जो साफ़ पानी है उसे फ़राहम करने के लिए मंसूबे बनाए गए। माजी में 3 डैम्स बनाए गए पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए, जबकि एक डीसैलिनेशन प्लांट भी 2005-2004 में चाइना की जानिब से कायम किया गया। इस वक्त जो माहिरीन हैं उनका बताना है कि गवादर में पर डे 6 मिलियन गैलन की ज़रूरत है, जबकि डीसैलिनेशन प्लांट और 3 जो डैम्स हैं जिसमें अंकरा है, मिरानी है, सवाद है, इनसे जो पानी कलेक्ट किया जाता है वो तकरीबन 3 मिलियन का है। तो जो माहिरीन हैं उनका कहना है कि 2.5 से 3 मिलियन गैलन पानी की इस वक्त गवादर में शॉर्टेज है, जिसकी वजह से शहरी आए दिन साफ़ पीने के पानी से महरूम हैं और इसी हवाले से एहतजाज करते दिखाई देते हैं। हमने देखा कि गवादर में एक बड़ा खूबसूरत और आलीशान स्टेडियम बनाया गया। उस आलीशान स्टेडियम को रेनोवेट रखने के लिए वहाँ तो साफ़ पानी फराहम किया जा रहा है, लेकिन उसी से मुल्हिका जो गलियां हैं उस ग्राउंड से वहाँ पर साफ पानी मौजूद नहीं, जिसकी वजह से वहाँ के जो बासी हैं वो दिन ब दिन गालिब भाई सॉरी वो दिन ब दिन परेशानी के शिकार हैं। जी सॉरी बोले। तो वहाँ के शहरियों का ये मसला आज से नहीं है। कोई भी हुकूमत आती है गवादर में, उनका यही एक नारा होता है कि हम गवादर की आवाम को तमाम तर सहूलियात देंगे। और हमने देखा है कि जो हमारा नेशनल मीडिया है वो गवादर पर सीपैक की बात करता है, डीप सी पोर्ट की, और काफ़ी बड़ी बड़ी और ऐसी बातें की जाती हैं जो आवाम के वहमो गुमान से परे होती हैं। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की सूरत हाल जो है या कुछ डेवलपमेंट हुई है? गालिब, यहीं पे हम आ रहे थे। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का जो इस वक्त सूरत हाल है दोबारा से बंद हो गई है, क्योंकि हुकूमती कमेटी और जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने टाइम दिया, मांगा था कि हम जो आपके हॉस्टल से 2 स्टूडेंट्स आगा फसी बलोच और सोहेल बलोच गायब हुए हैं या कर दिए गए हैं, अभी तक नहीं पता, उनके बारे में कुछ भी नहीं हुआ, दोबारा से यूनिवर्सिटी बंद हो गई है। जी बिल्कुल, मंगल तक का वक्त इन एहतजाजी तलबा ने जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है उसको दिया था, और जैसे कि मंगल गुजर चुकी है, ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो ये है। जब हमारी एहतजाजी तलबा से इस हवाले से बात हुई तो उनका बताना था कि हमने हुकूमत को मज़ीद वक्त दिया है कि वो इन 2 जो मुबैना तौर पर लापता तलबा हैं इनको बाज़ियाब करें। आज मैंने यूनिवर्सिटी के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं अमीर हमज़ा, जब उनसे इस मामले पर बात की और मैंने कहा कि ये मामला क्या है और इन तलबा को क्यों इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जा रही, तो उनका कहना था कि ये मुख्तलिफ़ तंजीमों के स्टूडेंट्स हैं और ये एहतजाज कर रहे हैं। इस हवाले से मैंने उनसे बात की कि हॉस्टल में CCTV कैमरास तो मौजूद होने चाहिए, तो क्या आपको CCTV कैमरास में ऐसा कुछ नहीं दिखा, कोई ऐसा मंजर नहीं दिखा? तो उन्होंने बड़ा क्लियर कट बताया कि CCTV कैमरास हॉस्टल में इंस्टॉल किए गए हैं
और जो लवाहिकीन हैं और जो मुतासरीन हैं इनके ख़ानदान को वो सीसीटीवी फुटेज मुकम्मल तौर पर दिखाई गई है जिसमें अगवा, मुबैना तौर पर गुमशुदगी, जो भी मामलात हैं, ऐसा कोई सिलसिला सीसीटीवी कैमरे की आंख ने कैद नहीं किया। कैमरा इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। लेकिन यही बात जब हमने स्टूडेंट से दोबारा पूछी कि जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया है उसका बताना है कि कैमराज़ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन जो एहतजाजी तलबा थे उनका बताना था कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक हॉस्टल की सीसीटीवी फुटेज दिखाई नहीं गई। तो इस वक्त वो ये भी कह रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं, फैमिली से बात हुई है क्या? फैमिली कह रहे हैं कि उनको दिखाई गई है या उन्होंने उसमें कुछ देखा है, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, अभी तक फैमिली से तो हमारा राब्ता नहीं हो सका। अलबत्ता हमने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से भी राब्ता किया और उसके बाद जो तलबा एहतजाज को लीड कर रहे हैं उनसे भी इस हवाले से बात की, तो दोनों के मौक़िफ़ में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल, क्योंकि जो एहतजाजी कमेटी ने मज़ीद बताएं कमेटी ने क्या किया? हुकूमती कमेटी ने मज़ीद 3 से 4 रोज़ का वक्त मांग लिया। तलबा का कहना है कि हमने उन्हें जुम्मे तक का मज़ीद वक्त दिया है, जुम्मा भी कल है, तो अभी तक तो सूरत हाल कुछ वाज़े नहीं हो रही। इस वक्त भी सर्दी कोयटा में काफ़ी ज़्यादा है और जो तलबा हैं वो इस वक्त भी सड़कों पर बैठे हैं और अपने जो 2 गुमशुदा साथी हैं उनकी बाजियाबी का मुतालबा करते दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया गालिब, बहुत शुक्रिया। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। जो तलबा और टीचर से मेरी भी बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो उस वक्त सीसीटीवी कैमरास बंद कर दिए गए थे जब उनको उठाया गया। जिसने भी उठाया, ये बहुत सिक्योर जगह है, हमें नहीं पता। वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। कहा यह जाता है कि दुनिया में जो सबसे सख्त तरीन काम है उनमें से एक कानकनी है, और वो भी कोयले की कानकनी, जिसमें बड़ी तादाद में तीसरी दुनिया में, पाकिस्तान में जहरीली गैसों से कानकुन मारे जाते हैं और उनका कोई वाली वारिस नहीं होता। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे सख्त जॉब कौन सी है, काम कौन सा है, तो वो कोयला मजदूर नहीं है, वो सैनिटरी वर्कर्स हैं। हमें मालूम भी नहीं होता, हम रोज़ाना 3 वक्त खाना खाते हैं और उसके बाद रफ़ाए हाजत से, हवाइज ज़रूरिया से फ़ारिग होते हैं। हम सोचते भी नहीं हैं कि ये जो हमने सब किया, इस हमारे करे कराए पे पानी किसने फेरा, हमारी गलियों को साफ़ किसने रखा, हमारे गटर किस तरह खुले रहते हैं। ये वो मखलूक है जो हमारे इर्द गिर्द है, लेकिन हमें कभी नज़र नहीं आती। ये वो मखलूक है जो इंसानी रूप में है, लेकिन इनके हुकूक़ क्या हैं कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। सिर्फ़ इनके फ़राइज़ ये हैं कि हमारा गंद साफ़ करें, हमारी गलियां साफ़ करें, भले उन पे कुछ भी गुज़र जाए। इनकी मौत भी ऐसी होती है गोया कोई साया मर गया हो, ख़बर तक नहीं आती। दूसरी दुनिया में जो तरक्की याफ्ता या नीम तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ गटर की सफाई के लिए, नालों की सफाई के लिए, बोलो बराज की सफाई के लिए मशीनें हैं, सेफ्टी गियर्स हैं। लेकिन ये जो मखलूक है, इंसान नुमा मखलूक जो हमें नज़र नहीं आती, ये नंगे हाथों से, नंगे बदन से काम करते हैं, मर जाते हैं, बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं और कोई तस्करा नहीं होता। आज हम उन्हीं का जिक्र करने वाले हैं। पिछले दिनों एक ख़बर आई थी कि पंजाब में 2 सैनिटरी वर्कर्स गटर साफ़ करते हुए गैस से हलाक, जहरीली गैस चढ़ने से हलाक हो गए। मेडिकल स्टाफ, इमदादी टीमें हाथ लगाने को, उन्हें निकालने को तैयार नहीं हुई। उन्हीं के साथी वर्कर्स ने उन्हें जब तक निकाला तब तक वो मर चुके थे। मेरा ख्याल है अच्छा हुआ वो मर गए, इसलिए कि उन्हें जो मौत के बाद निजात मिली वो उन्हें ज़िंदगी में मिलना नामुमकिन थी। इस तरह की जो
बदबूदार हमारी जो दुनिया है उसमें इस तरह की जो सूरत हाल है, उनके साथ जो सलूक होता है, और जो सबसे दुनिया की अहम तरीन जॉब करने वाले लोग हैं, इसके बारे में किससे पूछा जाए? आरिफ जब्बार खान साहब हैं, कंट्रैक्टर वाटर एड पाकिस्तान के। सैनिटरी वर्कर्स जो हैं पाकिस्तान के, हमने देखा है कि अभी सरगोदा में जिस केस का ये हवाला दे रहे थे, इनकी जो पोजीशन है, अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्योंकि कल है वर्ल्ड टॉयलेट डे, और जाहिर है कि इसमें बहुत बातें हो सकती हैं कि पाकिस्तान में कितने टॉयलेट हैं, स्कूल्स में कोई टॉयलेट होते हैं या नहीं होते। हम इस पर फोकस कर रहे हैं सैनिटरी वर्कर्स की कंडीशंस भी। अब आप जाहिर है कि इस इशू को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कुछ किया गया है या कुछ किया जा सकता है इनकी अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए? जी बिल्कुल, बहुत कुछ किया जा सकता है। आई थिंक जैसे आपने अपनी तमहीद में भी कहा, सबसे पहले बात तो ये है कि हम उन्हें इंसान समझें और उनको इंसानों जैसे हुकूक दें और इंसानों जैसे सलूक करें उनके साथ। दूसरी बात ये है कि उनका जो हेल्थ एंड सेफ्टी है वो उनको प्रोवाइड नहीं किया जाता। वो हमारे फजले हमारे गन में जाते हैं, उनके पास कोई प्रोटेक्टिव गियर नहीं होता, उनके पास कोई वो सहूलियात नहीं होती जिसका आपने जिक्र किया कि दूसरे मुल्कों में होता है। तो वो इसी तरह बगैर कुछ पहने हमारे गन में घुसते हैं, सीवर्स की सफाई करते हैं, और उसमें उनको जो गैसेस से सामना करना पड़ता है। और फिर ये अजीब बात यह है कि उनको बचाने के लिए भी कोई नहीं आता, और जो ये 2-3 इकट्ठे मरते हैं वो इसीलिए मरते हैं कि एक अंदर होता है और वो जब उसकी हालत ख़राब होती है तो उन्हीं में से किसी दूसरे ने छलांग लगानी होती है। तो प्रोटेक्टिव गियर, और फिर तीसरी चीज़ ये है कि इनको कोई सोशल प्रोटेक्शन भी नहीं है इनके लिए, कि अगर कोई फौत हो जाए अपनी खिदमत करते हुए, उसके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि उनको। हमने अभी रिसर्च की थी, इवन जो कोरोना के दौरान इनको, ये वाहिद कौम है, ग्रुप है जिसका जिक्र भी बड़ा कम है। हमने डॉक्टरों का सुना पीपीईज के, नर्सेज की पीपीईज का सुना, ये लोग बिल्कुल आखिरी गन ये उठाते थे, इनका कोई जिक्र ही नहीं करता था। ये एक इंटरेस्टिंग बात आपने की, सॉरी आरिफ साहब, अब जाहिर है कि आपका इशारा वहाँ है कि जैसे कि अब एक वार्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड वार्ड है, उसमें से जो ट्रैश निकल रही है उसमें भी एक रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है। आपकी जो तहकीक रही है, आपकी जो रिसर्च रही है, कुछ आइडिया है कि इस तबके में कोविड का फैलाव कितना था इन चीज़ों की वजह से? एक्चुअली इनका एक्सपोजर सबसे ज़्यादा था और इनके लिए कोई प्रोटेक्शन भी नहीं थी। तो इसमें, और जैसे हमने उनके ज़्यादातर इस पर फोकस किया कि उनको इस दौरान जैसे किसी की अगर नौकरी चलेगी, क्योंकि उनकी नौकरियां भी बड़ी वो होती हैं, क्योंकि इनको किसी 20-20 साल ये काम करते हैं, लेकिन एज डेली लेबर के तौर पे इनकी जॉब पर वो भी नहीं होती, गारंटी भी नहीं होती, इसलिए बेचारे काम छोड़ते भी नहीं है। आरिफ साहब, एक वक्फा लेना है यहाँ पर, और वक्फे के बाद हम इस बात करेंगे कि क्या किया जा सकता है। हर शहर में, हर सूबे में बड़े बड़े सीवरेज बोर्ड्स हैं, उनके करोड़ों का बजट है, वो कहाँ जाता है इस वक्फे के बाद? वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड टॉयलेट डे जो कल पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। उस हवाले से जो हमारे सैनिटरी वर्कर्स की अबतर हालत है उसके बारे में आरिफ जब्बार खान साहब, वाटर एड पाकिस्तान के सरबराह, हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब, जो नॉर्मल होता है कि होता यह है कि किसी ठेकेदार को दे दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट, और वो जाहिर है एक लमसम पैसे ले लेता है सीवरेज बोर्ड से, और उसके बाद वो लड़कों को रख के, जिनमें मेजॉरिटी जो है वो अक़लियती जो है हमारे भाई, उनमें से वो उठा लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो पिसा हुआ तबका है। तो ये इनके लिए क्या सीवरेज बोर्ड के पास कोई पॉलिसी नहीं है, या बजट का मसला है, या ये ठेकेदार वाला काम है? एक्चुअली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स। कुछ बोर्ड्स ने तो में पॉलिसी तो है, लेकिन हमने जब सैनिटरी वर्कर से पूछा तो उस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जैसे वो कहते हैं कि जी हमारे उसमें है कि हेल्थ एंड सेफ्टी हम देंगे और गियर भी देंगे, लेकिन इनको वो जब जरूरत होती है तो वो गियर मुहैया नहीं होते। अभी भी ये बाल्टी और ये डंडे और रोप और ये इस्तेमाल करके सफाई कर रहे हैं। और दूसरा, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट इशू इनको रेगुलराइज करने का है कि ये जो ठेकेदारी वाला काम है कि बेचारे 10, 30, 40 साल से
डेली वेज पे, और वो भी 89 डेज पर ईयर इनको काम कराते हैं। 89 डेज की साल में इनको तनख्वाह मिलती है। तो इसको पहला काम तो है ही इनको रेगुलराइज कराने का, इनकी जॉब को रिस्पेक्ट और एक्सेप्ट किया जाए कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेबर फोर्स का एक ज़रूरी लोग हैं। तो और इसके साथ उनके जो उतने भी लेबर राइट्स बनते हैं वो दिए जाएं। तो आप इसके लिए काम कर रहे हैं? आप इसके लिए काम कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। हमने तो कुछ इलाकों में जैसे मुजफ्फरगढ़ में और डिफरेंट इलाकों में कोविड के दौरान हमने इनको और काफ़ी सारे जो इनको प्रोटेक्टिव गियर है वो दिए हैं। इसी तरह जो सैनिटरी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको भी दिए हैं, और हम उनके साथ मजीद भी, और दूसरा हम ये कर रहे हैं कि इनके इलाकों में जहाँ ये है वहाँ वाटर सप्लाई सैनिटेशन का इंतजाम इनके लिए कर लें, क्योंकि जिन इलाकों में रहते हैं वहाँ सर्विसेज भी अवेलेबल नहीं है। ये अच्छा आरिफ साहब, एक जो अच्छी बात है, अगर इसमें हम कोई अच्छी बात निकाल सकें, वो है कि कुछ हद तक असेंबलीज में या कम से कम सिंध असेंबली में इसके बारे में आवाज़ उठाई गई है। अभी ब्रेक के दौरान मुझे एक मैसेज और कुछ क्लिप्स आए हैं। राबिया असफर निज़ामी साहिबा PTI की MP हैं यहाँ इन द सिंध असेंबली, जिसमें उन्होंने बाकायदा इस ही इशू को रेज़ किया है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे आपको पता है ये इसमें कोई बात ही नहीं करता, हम भी नहीं बात करते, हम भी कब बात करते हैं। और उन्होंने यही पॉइंट रेज़ किया है कि ये जो ठेकेदारी का निज़ाम है, बिल्कुल ऑन पेपर तो सब कुछ मिलता है लेकिन इन प्रैक्टिस कुछ नहीं होता। तो आपसे मतलब जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस जो हुकूमत के अंडर भी आती हैं उसमें भी कुछ नहीं मिलता। मतलब मिनिमम वेज तो दूर की बात, सेफ्टी गियर, रस्सियां जैसे आपने जिक्र किया, तो कुछ हद तक आपकी कोई कोऑर्डिनेशन रहती है गवर्नमेंट हुकूमत के साथ, और पॉलिसी मेकिंग नहीं लेकिन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के हद तक? जी हम एक्चुअली दोनों लेवल पे काम कर रहे हैं। जैसे इसी महीने में हम एक्चुअली सिंध और पंजाब के पार्लियामेंटेरियंस को इनके इलाके में लेकर गए हैं, मुजफ्फरगढ़ में इनसे मिलाया है। वहाँ पर जो 4 सैनिटरी वर्कर्स फौत हुए उनकी फैमिली से मिलाया है, उन सब से मिले हैं, और उन्होंने अपने अपने इश्यूज भी इनके साथ शेयर किए हैं। सो दिस वाज अ मेजर इवेंट वी ऑर्गेनाइज कि ये डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकें पार्लियामेंटेरियंस के साथ। और ये बड़ी अच्छी बात थी कि पार्लियामेंटेरियंस इनके हल्के में गए और उनसे बातें की। इसी तरह और भी हम डिफरेंट जो म्यूनिसिपैलिटीज है आगे जाके उनसे भी बात करेंगे। और इसीलिए हमने कुछ जगहों पर प्रोवाइड भी किया है कि इट्स नॉट यू सी सच अ डिफिकल्ट थिंग टू प्रोवाइड, खासकर जिन जगहों पर ये बड़ा हैजर्डस है, जहाँ गैसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जिस मौत का खतरा होता है जहाँ पर, उन जगहों पर तो लाजमन इनके पास ये गियर होना चाहिए। जैसे हमारा 1122 का इदारा है, उसके पास अपना सारा इक्विपमेंट है, तो जब इनका भी कोई ऐसी जगह पे इमरजेंसी होती है कि ब्लॉकेज हो जाती है, एंड गैसेस आर वेरी वेरी डेंजरस। जी बिल्कुल। अच्छा आरिफ साहब, मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ, ये जो डिस्क्रिमिनेशन होती है कि अगर अखबार में ऐड भी होता है तो उसमें ये आता है कि मसीही बरादरी के लिए ये जॉब है, अगर सैनिटरी वर्कर की है, तो क्या हम मुसलमान अपना गन नहीं उठा सकते? बिल्कुल बिल्कुल जी उठा सकते हैं, क्यों नहीं उठा सकते। बल्कि मैं आज अपने कॉलीग से ही बात कर रहे थे कि हम लोग जब यूरोप जाते हैं वहाँ पर अपना सब कुछ सफाइयाँ करते हैं, पता नहीं यहाँ हमें उससे तकलीफ होती है, विच इज हम कर सकते हैं। और हमारे मजहब भी हमें ये सिखाता है कि सफाई आधा ईमान है, तो उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आरिफ साहब, ये जो इश्तिहार आते हैं इस तरह के, कम से कम आप उनको भी हुकूमती सतह पर उनको ये समझाए तो सही कि ये जो आप इश्तिहार दे रहे हैं ये तो प्योर डिस्क्रिमिनेशन है कि आपने। वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं समझते, वो एहसान समझते हैं। ये मैंने ये आर्ग्यूमेंट सुनी है, वो बिल्कुल वो एहसान समझते हैं कि जी देखिए इनके लिए हमने ये रिजर्व करके रखे हुए हैं। क्या मतलब शानदार बात है। इसमें एक्चुअली हुआ है, कुछ काम हुआ है 2016 में। जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने ये लॉ पास कराया था कि अब ये जो अखबार में इश्तिहार आते हैं इसमें ये नहीं होगा। इसी तरह सिंध में भी ये इश्तिहार आया था, तो हम लोगों ने शोर किया, तो इश्तिहार उन्होंने वापस ले लिया था। तो इस पर एटलीस्ट काम हो रहा है कि जी आप इस तरह डिस्क्रिमिनेट क्यों कर रहे हैं, और खासकर इसके लिए क्यों। देयर इज अनदर साइड टू इट एज वेल कि कुछ जगहों पर ऐसा भी है कि लोग कुछ और काम करना चाहते हैं, उन्हें कहते हैं आप सैनिटरी वर्कर का ही सिर्फ काम करें। तो इस पर हम काम कर रहे हैं एक्चुअली गवर्नमेंट्स के साथ। और जैसे मैंने कहा, लॉ बन जाती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करानी होती है। तो जब इस तरह के एड्स आते हैं, सो वी डू रेज दिस पॉइंट with actually the parliamentarians we are working with, plus other जो government म्यूनिसिपैलिटीज हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। तो आवाज़ हम ज़रूर उठाते हैं। बहुत खूब, हम आवाज़ ही होते हैं। और सॉरी आपकी आवाज़ काटने के लिए माजरत आरिफ साहब, लेकिन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। आज के लिए इतना ही नाज़रीन,
इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात है।